हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे बात कर रहे हैं पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड के बारे में। सेक्शन 12 क्या कहता है? अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द कॉन्टैक्ट। पर्सन को साउंड माइंड कब माना जाएगा कॉन्टैक्ट के लिए? कि एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वो कॉन्टैक्ट कर रहा है उस टाइम पे वो कैपेबल है सारी चीज़ों को समझने के लिए, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट भी दे सकता है, और एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसके ऊपर उसके इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसमें कॉन्ट्रैक्ट के बीच या कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे इफेक्ट होने वाली है। रैशनल जजमेंट के लिए कैपेबल है, समझ रहा है, रैशनल जजमेंट दे रहा है, चीज़ों को पूरी तरह से सारे टर्म्स कंडीशन को समझ रहा है, तो उस पर्सन को हम साउंड माइंड पर्सन बोलेंगे। अ पर्सन इज यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेशनली ऑफ अ साउंड माइंड। हो सकता है कि पर्सन जो है आमतौर पर तो साउंड है, लेकिन कभी कभी ओकेशनली वो अनसाउंड माइंड का है। मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसको भी हम साउंड पर्सन ही मानेंगे। अब ऐसा पर्सन कौन हो सकता है? अगर कोई पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखी है, जिसको होश ही नहीं है, उसकी जो दिमागी हालत है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को देखने की और उसको उसके बारे में जजमेंट करने की, वो कुछ टाइम के लिए सही नहीं है, तो वो ओकेशनली जो है वो अनसाउंड माइंड है। वो पर्सन भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन जब वो साउंड माइंड का होगा। अ पर्सन हु इज यूजली ऑफ अ साउंड माइंड, यूजली वो साउंड माइंड है बट ओकेशनली ऑफ अ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्टैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अ अनसाउंड माइंड। अगर वो अनसाउंड है, किस उस सिचुएशन में वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। अ पेशेंट इन अ lunatic asylum who is at the intervals of a sound mind make contact during those interval। lunatic asylum क्या होता है? lunatic का मतलब stupid, पागल पर्सन। asylum हॉस्पिटल, जहाँ पर उन पागलों का इलाज चल रहा है। कोई पर्सन, कोई पेशेंट जो कुछ समय के लिए साउंड माइंड का होता है, तो वो उस टाइम पीरियड के दौरान, उन इंटरवल्स के दौरान में कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। सेन मैन जो कि एबल है थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, रैशनली बिहेव करने के लिए। ओके, आ सेन मैन हु इज डिलीरियसली, मतलब वो बोल रहा है या सोच रहा है पागलों की तरह कुछ समय के लिए, कुछ भी रीजन हो सकते हैं कि वो सही तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, वैसे वो ठीक है। who is so drunk that he cannot understand the terms of a contract or a form a rational judgment। ड्रंक है तो वो चीज़ों को नहीं समझ रहा है, तो ये उसके लिए क्या सही है, उसके इंटरेस्ट के लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पर्सन उस हालत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ओके, डिलीरियम और ड्रंकन्स लास्ट वही हो गया। तो अगर कोई पर्सन ने ड्रिंक करके रखी है, नशे में है, तो उस हालत में वो नहीं कर सकता, उसको अनसाउंड माइंड ही कहा जाएगा। सेक्शन 12 फर्दर स्टेट्स दैट द पर्सन हु इज यूजली ऑफ अ अनसाउंड माइंड बट ओकेशनली ऑफ अ साउंड माइंड, आमतौर पर वो दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड है, कभी कभी हो सकता है बीच में से वो ठीक हो जाए। मे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कब? जब वो साउंड माइंड का है। और अ पर्सन जो आमतौर पर तो सही है लेकिन कभी कभी उसकी हालत ठीक नहीं होती है, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अ अनसाइंड माइंड। सिंपल सी बात है, कैसे भी शब्दों में लिखा हो, अगर कोई पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर तो उसकी वो सिचुएशन है चीज़ों को समझने की, उस हालात में है, साउंड माइंड है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर वो अनसाउंड है तो नहीं कर सकता है, बस। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोबारा बताइए आपको। साउंडनेस ऑफ अ पर्सन जो है वो डिपेंड करती है उसकी एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स
कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीज़ों को समझने के लिए उसकी जो एबिलिटी है वो, एंड हिज कैपेसिटी टू फॉर्म अ सेन कंक्लूजन एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। जो रैशनली वो सोच रहा है, जो डिसीजन ले रहा है अपने फायदे के लिए, उसकी वो कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को समझ रहा है और रैशनल जजमेंट कर रहा है, सारी चीज़ों को अपने हित में सोच कर जो डिसीजन ले रहा है, तो वो पर्सन साउंड माइंड का है। उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है, तो वो बंदा साउंड है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ अ पर्सन इज अनएबल ऑफ अ बोथ, अनएबल ऑफ बोथ मतलब दोनों कंडीशंस के बारे में, चीज़ों को नहीं समझ रहा है तो वो अनसाउंड माइंड है। चीज़ों को समझ नहीं रहा, रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहा, जजमेंट नहीं दे पा रहा, तो वहां पर वो अनसाउंड है। इडियट्स, lunatics and the drunken persons are the example of those having the unsound mind। तो ऐसे पर्सन्स को अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में ही रखा गया है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ अ साउंडनेस इज टू बी टेकन बाय द कोर्ट व्हाइल अ पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी केस कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट तो पूछेगी ना कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे साउंड था या नहीं था, साउंडनेस के बारे में पूछेगी। द पर्सन हैज टू सेटिस्फाई द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज साउंडनेस। तो पर्सन्स को अपनी साउंडनेस के बारे में, या जिसने भी स्यू किया उसकी साउंडनेस के बारे में बताना पड़ेगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस टाइम पे कॉन्टैक्ट हुआ था वो साउंड माइंड का था। द लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज ऑफ अ लाइफ सप्लाइड टू अ पर्सन ऑफ अ अनसाउंड माइंड इज द सेम फॉर एज अ माइनर। अगर जो नेसेसरीज की फैसिलिटीज, लाइबिलिटीज जो भी है उसकी लाइफ के लिए सप्लाई की गई है पर्सन को, अनसाउंड माइंड के पर्सन को, तो जैसे माइनर के केस में बताया गया था वैसी सेम ही लाइबिलिटी बनती है। हम अनसाउंड पर्सन को नहीं पकड़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम करेंगे अगर किसी ने इसको नेसेसरीज ऑफ लाइफ है जो सप्लाई करी है। ल्यूनेटिक पर्सन इज अ पर्सन, ये आगे पॉइंट्स में आप इसको बता सकते हो, पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आपका ये बनता है, ल्यूनेटिक पर्सन इज अ पर्सन हु इज मेंटली डिस्टर्ब ड्यू टू सम मेंटल इलनेस और अदर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो वो पर्सनली थोड़ा सा उसका मेंटली हेल्थ है जो वो ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे जो है वो अनसाउंड है, बट ही हैज सम लॉजिकल इंटरवल्स ऑफ माइंड, कभी कभी वो साउंड माइंड का भी होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने लॉजिकल इंटरवल्स के बीच में किए हैं वो सारे के सारे वैलिड माने जाएंगे और वो पर्सन बाउंड भी उसके लिए माना जाएगा बाय इट, एंड बट नॉट ड्यूरिंग द इंटरवल्स ऑफ अनसाउंडनेस। अनसाउंडनेस के लिए वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अनसाउंड में जब कोई पर्सन कांटेक्ट करेगा तो वो कांटेक्ट वॉइड ही माने जाएंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। बंदे की साउंडनेस के ऊपर बात करनी है, बस बात खत्म। कि जो कांटेक्ट हो रहा है दोनों पार्टीज की जो माइंड मेंटल हेल्थ है वो ठीक है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं उसके हित के लिए क्या ठीक है, सारी चीज़ों को देख कर समझ कर फिर ही उसने डिसीजन लिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अदरवाइज वो वैलिड नहीं है, वो अनसाउंड है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड माने जाएंगे एज इन द केस ऑफ माइनर। जैसे माइनर के केस में माना था वैसे यहाँ पर भी हम इसको वॉइड मानेंगे। नेक्स्ट हो जाता है, एन इडियट पर्सन is a person who is lastingly unsound. He doesn't have a logical intervals and he is unable to enter into a contract. Therefore, a contract with an idiot is a void. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी भी इडियट पर्सन के साथ जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक ही नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, तो उस टाइम पे हम किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। He can be a beneficiary and his property, if any, shall be liable for a necessaries of a life supplied to him. वो बेनिफिशियरी हो सकता है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से उसको बेनिफिट मिल सकता है इनडायरेक्टली, किसी उसके लिंक के पर्सन के साथ या उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ उसको बेनिफिट तो मिल सकता है, लेकिन हम उसको लायबल नहीं बना सकते। ठीक है। और जो पर्सन ने किसी ने भी इसको नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई की है तो वो अपना क्लेम कर सकता है इसकी प्रॉपर्टी में से, इसको नहीं हमने कुछ भी कहना, प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है। कोई पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखी है, ड्रंक्ड है, डिलीरियस फ्रॉम द फीवर,
तो उसकी जो दिमागी हालत है फीवर की वजह से ठीक नहीं है, वो अनएबल है चीज़ों को समझने के लिए, रैशनली एग्रीमेंट करने के लिए, रैशनल डिसीजन के लिए। उसको नहीं पता चल रहा कि उसके हित में क्या सही है, उसको इसके इंटरेस्ट के लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। ही कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब तक उसको शराब का नशा नहीं उतर जाता तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। When a drunkard person cannot understand rationally of a terms and condition of a contract, he may get out of a contract provided he didn't have a rational capacity to appreciate what he was doing and to realize its effect on his interest at the time when he made the contract. सेम बातें ही बता रहे हैं आपको। कोई भी पर्सन जो रैशनली सोच नहीं सकता, टर्म्स एंड कंडीशन को समझ नहीं सकता, उसके साथ कोई अदर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करते भी हो तो इन फ्यूचर आप एक दूसरे के ऊपर स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैलिड एसेंशियल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हैं आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे एसेंशियल्स हैं उसमें ये साफ साफ बताया गया है, अगर पार्टी की कैपेसिटी है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मेंटल डिके, अगर कोई पर्सन जो है वो ओल्ड एज की वजह से चीज़ों को भूलने लगा है, उसकी पुअर हेल्थ की वजह से उसकी कैपेसिटी नहीं है, माइंड की इनकैपेसिटी है, तो वो कैपेबल नहीं माना जाएगा कॉन्टैक्ट को करने के लिए। ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट क्या होंगे, वॉइड होंगे। अगर आप इन पर्सन्स के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ, ड्रंकार्ड के साथ, किसी भी पर्सन, ऐसा पर्सन जो चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है, तो इन सारी चीज़ों में अगर आप आते हो कॉन्टैक्ट में तो आपका जो कॉन्टैक्ट होगा वो वर्ड होगा। अच्छा, ये बर्डन किसका है प्रूव करने का कि कोई पर्सन साउंड माइंड का है या अनसाउंड माइंड का है? Where a person is usually of a sound mind, the burden of proving that he was of a unsound mind at the time of execution of a document lies on a person who challenges the validity of the contract. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर्सन की होगी जो पर्सन चैलेंज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के बेसिस की, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड है भी या नहीं। तो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे पर्सन का जो माइंड है वो साउंड था या अनसाउंड था, उसी पर्सन को ये प्रूव करना पड़ेगा जिसने ये वैलिडिटी का क्वेश्चन अराइज किया है। Where a person is usually of an unsound mind, the burden of proving that at the time he was of a sound mind lies on the person who affirms it. अनसाउंड माइंड के जो पर्सन है उस केस में जो पर्सन कह रहा है, जो मान रहा है दावे के साथ कि मैं साउंड माइंड का हूँ, उसी को ही प्रूव करना पड़ेगा कि उस टाइम पे जब ये कॉन्टैक्ट हुआ कि ये पर्सन साउंड माइंड का था, जो पर्सन अफर्म कर रहा है। ड्रंकनेस के केस में उस पर्सन को करना पड़ेगा हु सेट्स अप दैट डिसेबिलिटी, जिसने पी के रखी थी कि उस टाइम पे मैं नशे में था। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ। डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ, जिसने जिन पर्सन्स के साथ कानून ने पूरी तरह से ही मना किया है, डिसक्वालिफाइड है, वो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। माइनर्स और पर्सन्स जो अनसाउंड माइंड है उनके अलावा देयर आर सम पर्सन्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्शली और होली। पूरी तरह से या थोड़ी तरह से ही पर्सन्स के साथ कॉन्टैक्ट करने से मना किया गया है, डिसक्वालिफाइड किया गया है। अगर आप करते हो तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। इनकम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम द पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस एंड द लीगल स्टेटस। एन एलियन एनिमी, एलियन पर्सन वो होता है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, किसी और कंट्री का, फॉरेन कंट्री का सिटीजन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एलियन पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो एलियन फ्रेंड भी हो सकता है, वो एलियन एनिमी भी हो सकता है। तो एलियन फ्रेंड के साथ ऐसा पर्सन समवन हुज कंट्री इज एट अ पीस,
तो शांति के टाइम पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फुल कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट्स विद एन एलियन एनिमी, फ्रेंड के साथ तो कर सकते हो, दुश्मन के साथ अगर आप करते हो, हुज कंट्री इज एट अ वार विद इंडिया, एनिमी कौन है, जिसकी इंडिया के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो उस टाइम पे आप उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये दो बातें कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द पीरियड ऑफ द वार एंड बिफोर द वार, वार के टाइम पे जो किया आपने वो, और जो वार से पहले किया वो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द वार एंड द बिफोर द वार, ड्यूरिंग द continuance of the war, an alien can neither contract with the Indian citizen nor he can sue in an Indian court except by the license from the central government। अगर ड्यूरिंग द वॉर की बात कर रहे हैं, वॉर अगर कंटिन्यू है, तो जो एलियन है, बाहर का बंदा है, वो इंडियन पर्सन के साथ, इंडियन सिटीजन के साथ ना ही तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ना ही उसको स्यू कर सकते हैं इंडियन कोर्ट में, जब तक उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं होगा। एज रिगार्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट विच आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और अ बेनिफिट द एनिमी, इट स्टैंड्स डिसॉल्व। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंडियन पॉलिसी या इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के अगेंस्ट है, उस केस में उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। बाकी कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जो कि ठीक है, पब्लिक के हित में है, उसको टेम्परेली सस्पेंड किया जाएगा वॉर के टाइम पे। जब वॉर ख़त्म हो जाएगी उस टाइम पे उसको कंटिन्यू किया जाएगा। सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव नॉट ऑलरेडी बिकम द टाइम बैरिड अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो who is a citizen of India and reside the voluntarily or running his business in a hostile country would treated as an alien enemy। तो जो पर्सन इंडियन सिटीजन इन चीज़ों के बावजूद, ऐसे केसेस के बावजूद एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको भी एनिमी ही माना जाए। नेक्स्ट है फॉरेन सॉवरनर्स एंड एम्बेसडर्स। तो एट द टाइम अ पर्सन में नॉट be competent to enter into a contract because of his status such as a political, corporate and legal status। तो जो फॉरेन सॉवरनर्स है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो फॉरेन स्टेट के इन्वेस्टर्स वगैरह हैं विद द स्पेशल प्रिविलेजेस कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो नहीं कर सकते, स्पेशल प्रिविलेजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और ये इन्फोर्सेबल होगे कोर्ट में, बट वो लोग स्यू नहीं कर सकते हमारे कोर्ट में। पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, सैंक्शन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाता है कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये स्पेशल एक्ट के द्वारा जो बनाई जाती हैं वो कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। जो कंपनीज होती हैं वो अपने ऑब्जेक्ट को लेकर लिमिटेड होती है। किस ऑब्जेक्ट को लेकर? जो उसने अपने एमओ में बताया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कि बता के रखा है, उसके लिए वो लिमिटेड होती है कि वो ये काम करेंगे, ये उनके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कंपनी के जो भी एक्शंस होंगे, जो कि जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि मेंशन है मेमोरेंडम ने, कंपनी ने वही काम करने हैं। अगर वो इससे बियॉन्ड जाती है, बाहर जाती है, तो वो सारे एक्शंस क्या होंगे? इसके अल्ट्रा वायरस होंगे। ये कंपनी लॉ में अपने पढ़ना है कि मेमोरेंडम के बाहर जाके कंपनी जो भी काम करती है वो अल्ट्रा वायरस होते हैं और वो वॉइड माने जाएंगे। इसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता बाय द कंसेंट ऑफ होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर। चाहे सारे शेयर होल्डर्स भी बोल दे कि अब हम इसको रेटिफाई करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते हैं। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई हैं, वो भी अपने ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करती है स्पेशल एक्ट में, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट में बताती है। उसी तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लोकल बॉडीज है कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट विद इन देयर स्टैट्यूटरी पावर्स। जो स्टैट्यूटरी पावर्स में नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आ सकती है। नेक्स्ट आ जाता है इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन जो है वो इनकैपेबल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए।
जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं मिल जाता, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द कोर्ट नहीं मिल जाता, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इंसॉल्वेंट जो कि कैपेबल नहीं है, जो फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है कन्विक्ट। कन्विक्ट कैन नॉट बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जब तक उसकी इम्प्रिजनमेंट चल रही है, बट ही कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल सर्विंग द इम्प्रिजनमेंट। जब तक उसकी इम्प्रिजनमेंट चल रही है, सजा चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के साथ वो कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। वंस द इम्प्रिजनमेंट इज ओवर, जब उसकी सजा खत्म हो जाएगी, ही बिकम्स कॉम्पिटेंट टू एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉम्पिटेंट फिर से बन जाएगा पूरी तरह से, जैसे आम पर्सन्स कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। तो ये जो इनएबिलिटी है ये सिर्फ उसी फेज के लिए है जब तक उसकी इम्प्रिजनमेंट चल रही है। उसके बाद ये जैसे इम्प्रिजनमेंट खत्म होगी तो ये उसकी इनएबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास, कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज। पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको हेल्पफुल रहेगा ये। तो अगर आपको और भी लेसन्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लेसन्स अच्छे लगते हैं लेसन्स को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।